नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। दरअसल टाइफाइड एक जीवाणु संक्रमण है जिसे साल्मोनेला टाइफी के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड को अंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड के दो प्रमुख लक्षण बुखार और लाल चकत्ते हैं। टाइफाइड के लक्षणों में उच्च बुखार, दस्त और उल्टी शामिल है। यह आपके जीवन के लिए घातक हो सकता है। तो आइए टाइफाइड के लक्षणों और टाइफाइड के बुखार के लक्षणों के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आमतौर पर कोलेरा के समान ही ये दूषित पानी या भोजन से संचारित होता है। जो लोग संक्रमित होते हैं वो अपने मल और मूत्र में जीवित जीवाणुओं को बाहर निकाल देते हैं। तो आमतौर पर टाइफाइड के मरीजों में इसके लक्षण जल्दी से विकसित नहीं होते, इसीलिए उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर वो अपने हाथों को सही तरीके से नहीं धोते तो टाइफोइड बेलियस बैक्टीरिया को भोजन या पानी की सहायता से वहां से किसी दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा इसे सीधे दूषित उंगलियों के माध्यम से भी एक दूसरे से व्यक्ति को एक दूसरे में फैलाया जा सकता है। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मेहमानों से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर आर.एन. टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर टंडन, आपसे जानना चाहेंगे टाइफाइड को लेकर, क्या है ये टाइफाइड बीमारी, कैसे ये फैलती है और कैसे इसके लक्षणों का पता चलता है? टाइफाइड एक ओल्ड एज प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, क्योंकि हमें सबको पता है कि हमारे पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर और प्रॉपर सैनिटेशन की जो कमी चलती आ रही है, जिसको अब दूर करने की कोशिश की जा रही है, सबसे बड़ी वजह वो है। तो टाइफाइड बेसिकली वाटर बॉर्न डिजीज है, और जब हम कोई भी वाटर बॉर्न डिजीज की बात करते हैं तो ये लगता है कि ये आराम से हम बचा सकते हैं, यानी कि प्रिवेंटेबल डिजीज है अगर हम अपने आप को, अपने लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर और प्रॉपर सैनिटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो बेसिकली ये ओरोफिकल रूट से फैलता है। ओरोफिकल रूट से मतलब ये है कि लैट्रिन के जरिए जो है ये वायरस इन्फेक्टेड आदमी से बाहर निकलता है और वो पानी में मिले या उसके हाथ से खुद उसके मुंह में जाए या उसके हाथ से किसी खाने में पहुंचे और कोई दूसरा आदमी उससे को सेवन करते। तो हमें हर चीज को देखना है कि ये टाइफाइड को फैलने से रोकने के लिए तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अपनी सेल्फ प्रॉपर हाइजीन। जब हम सेल्फ प्रॉपर हाइजीन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि आप अपने हाथ को किस तरह से धोते हैं साबुन पानी से और कितनी बार, यानी कि शौच जाने के बाद साबुन पानी से हाथ धोते हैं, खाना खाने से पहले अपने हाथ को साबुन पानी से धोते हैं। तो आप ये वाटर बॉर्न डिजीजेज जो फीको ओरल रूट से फैलती है उनको रोकने में बहुत हद तक सक्षम हैं। दूसरा, अगर हम स्वच्छ पानी की तरफ ध्यान देंगे तो हमें जरूर है कि आराम मिलेगा। और जहां तक अगर हम बात करें हिंदुस्तान में टाइफाइड की, अगर क्या देखा जाता है कि कितनी मात्रा में लोगों में ये फैलता है, तो ये 40 साल से नीचे की उम्र में ये पाया गया है कि करीबन 800 प्रति 1 लाख के ऊपर जो है ये पाया जाता है, यानी कि 800 मरीजों को 1 लाख में से टाइफाइड का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है और उन्हें होता है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम इसको उतना सीवियर नहीं मानते हैं जैसे हम आज की तारीख में कोरोना का मानते हैं। परंतु अगर देखा जाए तो कई बार ये रिपोर्ट हुई है कि जैसे 2017 की रिपोर्ट है कि वर्ल्ड में 14.6 मिलियन केसेस टाइफाइड के रिपोर्ट किए गए थे और उसमें से 50% रफली 8 पॉइंट समथिंग मिलियन जो थे हिंदुस्तान में थे। और उस समय जो डेथ रिपोर्ट हुई थी उस साल हिंदुस्तान में टाइफाइड की वजह से कॉम्प्लिकेशंस टाइफाइड के जो है वो 72,000 की थे। यानी कि ये बहुत बड़ी मात्रा देखी जाएगी इन्फेक्शन की और मोर्टेलिटी की। करीबन 0.73% टोटल फर्टिलिटी रेट देखा जाता है, यानी कि 0.73% जो है मोर्टेलिटी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसके लिए कि सबका प्रयत्न होना चाहिए। उसी प्रयत्न में हमारी वैक्सीन्स भी आती हैं। तो आमतौर पे जो बुखार होते हैं, अगर हम पुराने जमाने से बात करें तो लोगों को टाइफाइड के बारे में बहुत ज्यादा समझ थी और उनको पता होता है कि टाइफाइड में क्या क्या चीजें करनी, जिसमें बुखार बहुत तेज होगा, शरीर पर चटकते पड़ते हैं और पेट में खराबियां होती हैं।
तो तुरंत जैसे ही टाइफाइड का लोगों को अंदाज होता था कि मरीज को, बच्चे को टाइफाइड हो रहा है, तो सबसे पहले वो खाने पे रोक लगाते थे कि लिक्विड देना है, बहुत ही डाइट ऐसी देनी है जो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो टाइफाइड में खास करके बच्चों में और यंग एडल्ट्स में देखा जाता है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्या होता है कि स्मॉल बाउल में, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं पैचेस, पायर्स पैचेस, और ये पायर्स पैचेस एनलार्ज हो जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, जैसे गांठें होती है शरीर में, हम देखते हैं कि गले में गांठें फूल रही, इन्फेक्शन हुआ, गले में दर्द हुआ तो गांठ गले के ऊपर आ गई, वो महसूस होने लगती है। उसी तरीके की चीजें इंटेस्टाइन में होती है, वो फूलने लगती हैं और वो एरिया वीक हो जाता है टाइफाइड में और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं। तो कई बार होता है कि ये आंत इस जगह से फट जाती है और लीकेज शुरू हो जाती है पेट के अंदर, इंटेस्टाइन का जो सामान है वो बाहर आ जाता है और वो बहुत ही घातक सिचुएशन डेवलप होने लगती है। तो लोग इसको पहचान के इसको रोकने के लिए खाने पे परहेज लगा देते थे, सिर्फ लिक्विड देते थे, लाइट डाइट देते थे। पर अब क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो गया है, हमारी पानी की समस्या भी कुछ हद तक ठीक होने लगी है, सैनिटेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ा है और वैक्सीन भी लोगों को टाइफाइड की लगती हैं, खास करके बच्चों को पैदा होने के पहले दूसरे महीने से लेके और आखिर में 2-3 डोजेस लगती जाती हैं। ये ओरल वैक्सीन भी होती हैं, इंजेक्टेबल्स भी होती हैं। तो टाइफाइड को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की जाती है, परंतु उसके बावजूद भी टाइफाइड के केसेस बहुत होते हैं, काफी नंबर में देखे जाते हैं। पर सिर्फ फर्क अब ये हो गया है कि हम वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखते, नहीं तो सर्जिकल इमरजेंसी में आपको गर्मियों के मौसम में जैसे ये बीमारी फैलती है गर्मियों और बारिशों में, तो टाइफाइड परफोरेशन के मरीज बहुत मिलते थे, बहुत सिक पेशेंट होते थे, यानी कि उनको बचाना भी बहुत मुश्किल होता है। पर वो चीजें अब कम होती जा रही हैं क्योंकि आमतौर पे टाइफाइड के लिए जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं काफी इफेक्टिव है। पहले भी दवाइयां इफेक्टिव होती थी, कंट्रोल कर लेती थी इन्फेक्शन को, परंतु क्योंकि दूर दराज इलाकों में इलाज कम पहुंचता था, कम सुविधा थी, तो लेट डायग्नोसिस होती थी, तो परेशानियां होती थी। पर अब टाइफाइड जल्दी डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि डायग्नोसिस की फैसिलिटीज बहुत हो चुकी है। सिंपल टाइफी.टेक टेस्ट है, आपने कराया और आपको पता चल गया कि टाइफाइड पॉजिटिव है या नहीं है। और दूसरा विडाल टेस्ट होता है, ये सब ब्लड से होते हैं और आपको डायग्नोसिस बन जाती है। और एक बार डायग्नोसिस बनती है तो आज की तारीख में इलाज काफी आसान है और आप बीमारी को कंट्रोल कर लेते हो और उस तरीके के कॉम्प्लिकेशन अब टाइफाइड में नहीं देखने को मिलते हैं जो पहले हम कभी देखा करते थे। तो कुछ ना कुछ हमें फायदा हो रहा है मेडिकल साइंस में, जैसे जैसे बढ़ोतरी होती जा रही है, रिसर्चेस होती जा रही हैं, नई चीजें आ रही हैं, तो काफी फर्क होता जा रहा है। तो हर चीज को देखते हुए टाइफाइड के लक्षणों को सबको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर गर्मी और बारिशों के मौसम में आपको तेज बुखार हो रहा है, शरीर पे चकत्ते पड़ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं, तो तुरंत आपको डॉक्टर की राय लेनी चाहिए क्योंकि ये टाइफाइड के लक्षण हैं जिनको जल्दी ही डिटेक्ट करके इलाज शुरू कर देना बहुत जरूरी होता है। तो बुखार को नेग्लेक्ट नहीं करना है और इसमें खास करके अगर टाइफाइड, क्योंकि जहां पर भी हो रहा होता है वहां पे काफी मरीज देखे जाते हैं, तो खास करके उन इलाकों में ये ज्यादा होता है जहां पर मैं अभी बताया कि साफ सुथरे पानी की बिल्कुल, यानी कि इसका इलाज संभव है और इलाज आज के समय में जिस तरह से विज्ञान ने तरक्की की है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो तकलीफ है वो मरीज को बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है। इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। डॉक्टर रश्मि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर रश्मि, टाइफाइड को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से इस बीमारी को हम इससे बच सकते हैं, क्या कुछ हमें वो सावधानियां रखनी पड़ेंगी और क्या कुछ इसके ऐसे लक्षण हैं जो शुरुआती तौर पर अगर दिख जाए और अगर किसी मरीज को ऐसा लग रहा है कि अगर ये लक्षण टाइफाइड के हैं तो उसका वो तुरंत इलाज करवा पाए। डॉक्टर रश्मि, आप सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार डॉक्टर टंडन बने हुए हैं। डॉक्टर टंडन, एक शुरुआती ऐसा क्या लक्षण दिखे, क्योंकि कई बार जो बुखार है वो हम ये सोच के रहते हैं कि चलिए ये सामान्य बुखार होगा, इसकी एक दवा ले लेते हैं, या घर पर जो नॉर्मल अधिकांश लोगों के घर पर पैरासीटामोल अवेलेबल रहती है
वो उसको टैबलेट को खा के थोड़े बहुत देर के लिए एक बुखार से राहत मिल जाती है। लेकिन क्या बुखार का बार बार आना या एक दिन छोड़कर बुखार आना, किस तरह की इसके जो संकेत हैं जिससे ये पता लग सके कि हाँ ये लक्षण शायद जो टाइफाइड है उसके हो सकते हैं? कि आमतौर पे मैं दो बातें सबको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने बुखार जो है वो बुखार बेसिकली एक सिम्टम है किसी खास डिजीज का, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, और चाहे वो कि हेपेटाइटिस हो, यानी कि लिवर में सूजन हो या लिवर में बवाल हो। तो हर एक चीज से आपको बुखार एक सिम्टम के तौर पे आता है, और बुखार का जो सिम्टम है इसको डिफरेंशिएट करना कि ये किस बीमारी से है, उसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ती है। और डॉक्टर भी आपकी उन समस्याओं को देखते हैं, उन आपके सिम्टम्स को बुखार के समझते हैं कि किस तरीके का बुखार हो रहा है, क्योंकि बुखार के पैटर्न्स होते हैं जिनके ऊपर आप बहुत बार बीमारियों की डायग्नोसिस करते हो और उसको सोचते हो, फिर उसको टेस्ट करा के कंफर्म करते हो। जैसे बुखार, वायरल फीवर का बुखार, टाइफाइड का बुखार और मलेरिया का बुखार, इसमें फर्क थोड़ा सा ये आता है कि टाइफाइड के फीवर में आपको बुखार हो रहा होगा, आपको जुकाम या आपको खांसी, ये सब चीजें नहीं होंगी। वायरल फीवर जब होगा तो आपको बुखार होगा, आपको जुकाम भी हो सकता है, आपको खांसी भी हो सकती है। मलेरिया का जब बुखार होता है वो बुखार एक खास पैटर्न पे होता है, यानी कि अगर आज बुखार हुआ है तो हो सकता है कल वो आपको बुखार नहीं होगा, वो दूसरे दिन फिर उसी टाइम पे होगा, यानी कि एक टाइम गैप देख के आता है बुखार मलेरिया में। तो और बहुत ठंड लगती है, ठंड दूसरे बुखार में भी लगती है, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी बहुत बुखार लगती है। तो हर एक चीज को सोचना पड़ता है। तो शुरू के 2-3 दिन में आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर होने लगती है। अगर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, सिंपल ब्लड टेस्ट जो आमतौर पे सब लोग कराते हैं, हीमोग्राम कहते हैं, जिसे हीमोग्लोबिन टीएलसी डीएलसी ये था, तो वो वायरल फीवर और टाइफाइड में प्रैक्टिकली एक जैसा दिखाई देता है, यानी कि उसमें भी जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो आपके बॉडी में लड़ने वाली सेल्स हैं ब्लड में, वो थोड़ी कम होती है, टाइफाइड में भी और वायरल फीवर में भी। तो उसमें उस समय आपको सोचना मुश्किल हो जाता है कि क्या हो रहा है। पर हाँ, अगर आपके सिम्टम्स को ध्यान रहता है, खांसी जुकाम भी है, तो आप कहोगे वायरल फीवर हो रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वायरल फीवर आमतौर पे 2-3 दिन में सेटल होने लगते हैं। सिंपल पैरासीटामोल की गोली खाई, बहुत सारा पानी पिया आपने, आप ठीक होने लगते। परंतु टाइफाइड यहाँ पर आपको दिक्कत करने लगता है, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। गोली खाने से बुखार की थोड़ी देर के बुखार उतर सकता है, परंतु बुखार खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइफाइड का इलाज स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आपके साल्मोनेला टाइफी के ऊपर असर करती है, तब आपका बुखार खत्म होना शुरू होता है। अगर बुखार आपका 2-3 दिन चल रहा है और हाई ग्रेड फीवर शुरू हो गया है और आपके पेट में जरा सी भी तकलीफ हो रही, चाहे वो दर्द हो रहा है या लूज मोशन हो रहे हैं, तो ये टाइफाइड की तरफ आपको बिल्कुल। इशारा कर। और इसके लिए डॉक्टर भी बिडाल कर जो सकते है, ब्लड टेस्ट के लिए बिडाल इसमें रिपोर्ट आप करा सकते हैं अगर हैं। इसमें पॉजिटिव और आपको टाइफाइड समस्या दोनों आती ही है, होते हैं। तो उससे एक पता चल जाता है कि हाँ आपको कितनी शिकायत है और कितना इन्फेक्शन अभी फैला है और कितनी जल्दी इसको रिकवर किया जा सकता है। डॉक्टर रश्मि वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर रश्मि, आज टाइफाइड को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि अभी टंडन सर ने तमाम बातें बताई, तमाम चीज़ें बताई, उनके लक्षणों के बारे में बताया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि ये बीमारी जो है वो गंदगी की वजह से ज़्यादा फैलती है, प्रदूषित भोजन, प्रदूषित पानी की वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। तो इसको और कैसे हम बेहतर समझ सकते हैं और क्या कुछ वो सावधानियां हैं जो आमतौर पर अगर हम रखें तो खास करके टाइफाइड से बचा जा सके? जी, देखिए, टाइफाइड एक बहुत ही आम बीमारी है। हर व्यक्ति कभी ना कभी इस बीमारी से जरूर गुजरता है। इसका कारण है गंदा पानी और गंदा खाना। गंदा खाना का मतलब कहना चाहूंगी कि यदि खाना मान लीजिए साफ बना भी है, गंदे बर्तन में दिया गया है, पानी किस तरीके का पानी है, कहाँ से लेकर आया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा गांव देहात में अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर फिल्टर्स अवेलेबल नहीं है, जो पानी का स्रोत है वो साफ जगह से नहीं है, लोग कुएं से पानी भर के लाते हैं, नदियों से पानी लेकर आते। तो ऐसा पानी खासकर बहुत ही डेंजरस है और टाइफाइड इन्फेक्शन को बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है ऐसी जगहों पर।
देखिए, बात करना चाहूंगी कि यदि सिम्टम्स की, जैसे कि सर ने बताया कि बुखार आता है, तेज बुखार 104 डिग्री 105 डिग्री इस तरीके का बुखार ऐसे पेशेंट्स में आता है और सिम्टम्स में पेट रहता है, डायरिया मतलब लूज मोशन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, बचने का तरीका सिर्फ एक ही है, हमें साफ सफाई बना के रखनी है। जो खा रहे हैं वो एकदम साफ रहे। यदि हम टॉयलेट यूज करते हैं, हम मोशन जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, उसके बाद हाथों की सफाई, ये एक बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा खाना जो बना रहे हैं वो साफ जगह पे बन रहा है, साफ बर्तन में परोसा जा रहा है और जो सब्जियां हैं वो अच्छे से धुली जाए, ये बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक वीडियो में देख रही थी किसी टीवी पे कि आजकल कईयों जगहों पे, कईयों शहरों में जो सब्जियां हैं वो गंदे नाले के पानी में तक साफ करी जाती हैं बेचने से पहले। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। ऐसी सब्जी से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको तमाम तरीके की बीमारियां हो सकती है और टाइफाइड उसमें से एक है। बहुत आसानी से फैलने वाली बीमारी है और बहुत आसानी से हम बच भी सकते हैं अगर जो प्रिकॉशंस लेना जरूरी है खाने पीने में अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन अगर टाइफाइड को लेकर हम एक बात करें कि अगर इसको हल्के में ले रहे हैं, इसका सही से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं या इसको हम पहचान नहीं पाए, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि चलिए बुखार है, हो सकता है 2-4 दिन आ रहा हो, बाद में सही हो जाए, अगर इसमें लापरवाही कोई बरतता है तो ये कितना खतरनाक अपना रूप ले सकता है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, एक स्टडी के हिसाब से हर साल दुनिया भर में करीबन 21 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं और करीबन 2 लाख लोग इस बीमारी से अपनी जान दे देते हैं। तो आप समझिए कि कितनी गंभीर ये बीमारी है। हम जिसे सिंपल दस्त समझते हैं, उल्टी समझते हैं, वो कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं होता है, ट्रीटमेंट मतलब एंटीबायोटिक, जो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हम एंटीबैक्टीरियल दवा देते हैं, अगर सही समय पे पेशेंट को नहीं मिलता है तो मोर्टेलिटी मतलब जान जाने का खतरा इतना ज्यादा है कि हर 5 लोगों में एक व्यक्ति की जान जा सकती है। तो सही समय पे बीमारी का पकड़ में आना, लक्षणों जो भी पेशेंट में आ रहे हैं उनको इग्नोर मत करिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। यदि जरूरत है बिल्कुल पेशेंट को हमें एडमिट करते हैं और एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी है। ये एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दिनेश जी, मैं बताना चाहूंगी, जो इंसेफेलोपैथी मतलब दिमागी बुखार का भी एक कारण होता है। बच्चों में, यंग अडल्ट में, ओल्ड एज में, हर एज के लोग इस बीमारी से के लिए ससेप्टेबल हैं। तो सही समय पे सिम्टम्स का पहचानना और डॉक्टर से परामर्श लेना और जरूरी और पूरा ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है इस बीमारी के लिए। क्या इसमें जिस तरह से बच्चों को जो टीके दिए जाते हैं, प्राथमिक टीके दिए जाते हैं, उस तरह बड़ों के लिए भी किसी तरह की कोई वैक्सीन, टीका? इसके टीके के लिए एक अच्छी बात बताना चाहूंगी, बहुत कम ऐसे टीके हैं हमारे पास जो हम ओरली देते हैं। ज्यादातर टीके जो होते हैं ना वो बच्चों को इंजेक्टेबल दिए जाते हैं। टाइफाइड उन बहुत ही कम टीकों में से ऐसा है जो ओरली भी वैक्सीन दी जाती है। डेफिनेटली बड़ों में भी इसकी वैक्सीन दी जाती है, लेकिन हर किसी को नहीं दी जाती है। ऐसे लोगों को दी जाती है ये वैक्सीन जो ज्यादा ससेप्टेबल है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करना है, ये बीमारी कुछ देशों में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करूंगी, कुछ एशियन कंट्रीज की बात करूंगी, अफ्रीकन कंट्रीज। तो ऐसे लोग जो इन कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है और वैक्सीनेशन दिया जाता है। बट जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है, तो मेरा सुझाव ये है, वैक्सीन तो डेफिनेटली एक ऑप्शन है, बट जो प्रिवेंटेबल मेजर्स है, हाथों की सफाई, खाने पीने में परहेज रखना, हर जगह से ना खाना, ये बहुत जरूरी चीज है। वैक्सीनेशन के साथ इक्वली इनको भी प्रायोरिटी करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। डॉक्टर टंडन, खाने पीने को लेकर अभी डॉक्टर रश्मि ने बताया कि खाने पीने का परहेज भी इसमें होना चाहिए। अगर टाइफाइड से कोई पीड़ित है तो उसको कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना होगा, कौन सी वो चीज़ें हों जो उसको अपने भोजन में शामिल करनी होंगी? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि टाइफाइड का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो है वो स्मॉल बॉवल के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में हमें हाथों को रेस्ट देना पड़ता है।
आंतों को रेस्ट देने का मतलब होता है कि हम ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जिसको पचाने के लिए बहुत ज्यादा एंजाइम्स और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है शरीर को। तो हल्के खाने के ऊपर जोर दिया जाता है। तभी मैंने बताया ना कि पुराने जमाने से ये प्रथा चली आ रही है कि टाइफाइड बुखार हुआ, खाना बंद करो, लिक्विड डाइट पे रखो, पतली दाल पिलाओ, पतली सब्जियों का सूप दो। तो ये सब चीजें जरूरी होती। कोई भी हैवी चीज जो है या फ्राइड और बहुत बड़े बड़े मील जैसे हम 3 बार दिन में खाते हैं, लंच खाएंगे, ब्रेकफास्ट लेंगे, डिनर लेंगे, और वो पूरे भर पेट भोजन करने जिसको कहते हैं, तो वो चीजें हमें रोकनी पड़ती हैं। और उसके अंदर हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि पराठे, पूरियां, तली हुई सब्जियां या बहुत राजमा, छोले, इस तरीके की चीजों को सबको अवॉइड करना है। मिर्च मसाले, क्योंकि आंतें ऑलरेडी कमजोर हो रही होती हैं, मोटी हो रही होती हैं, सूजन आ रही होती है टाइफाइड इन्फेक्शन से। ये सब चीजें हालांकि होती हैं जिसमें टाइफाइड का इलाज प्रॉपर टाइम पे नहीं शुरू होता है, परंतु प्रिकॉशनरी तौर पे टाइफाइड में हमेशा डाइट पे जरूर ध्यान दिया जाता है कि सॉफ्ट लिक्विड डाइट और इजिली डाइजेस्टेबल। जो हम इजिली डाइजेस्टेबल की बात करते हैं तो उसमें वही चीजें आती हैं कि आपने पतली दाल है और पतली सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, उन सबको लेना है। तो वो सब चीजें आपकी सेहत के लिए भी एक तो अच्छी होती है कि आपको प्रोटीन्स और आपको विटामिन और सर, जो इसमें हरी दलिया सब्जियां खिचड़ी की मिलती बात भी हैं, कही वो जाती है कि चलिए अगर कोई बीमार है तो आपको दलिया या खिचड़ी अ, वही पतली चीजें हो जाती हैं। जी। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इजिली डाइजेस्ट होती है। खिचड़ी जो है वो इजिली डाइजेस्ट होती है, पतली खिचड़ी होती है तो वो इजिली डाइजेस्ट हो जाती है। तो आंतों पे जोर नहीं पड़ना चाहिए और आपको परेशानियां नहीं आनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है। और उस समय सबसे बड़ा ध्यान सबको रखना है कि जो भी घर में खाना बना रहे हैं और मरीज के पास आ जा रहे हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि अपने हाथ पैर का किस तरह से वो सफाई कर रहे हैं, हाथों को किस तरह से सफाई कर रहे हैं, बर्तनों को कैसे साफ कर रहे हैं। और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि सैनिटेशन उस मरीज के साथ में जो है टॉयलेट की जो फैसिलिटी है वो पूरी प्रॉपर अच्छी तरह से हो। क्योंकि स्टूल्स अगर किसी भी खाने पीने में जरा सा भी मिलता है तो वो वायरस कह रही है, बैक्टीरिया बहुत तेजी से दूसरों में भी फैल जाता है। तो हमें हर चीज का खाने पीने के साथ ध्यान रखना है, सफाई का। और सबसे बड़ी परेशानी हमें इसी बात की होती है कि वो सफाई का ध्यान जो है लोग बहुत हद तक भूल जाते हैं। मुझे आज भी याद है कि हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसे हम कहते हैं कि बच्चों की मृत्यु दर और को कम करने के लिए सबसे बड़ा एक जरिया देखा गया है वो हैंड वॉशिंग। अगर साबुन पानी से हाथ धो के आप बच्चे को खाना खिलाएं और बच्चे के खाने को प्रिपेयर करें तो ये देखा गया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, क्योंकि बेसिकली ये होती बच्चों में भी डायरिया की वजह से है, इन्फेक्शन टाइफाइड हो जाए, किसी भी चीज से हो जाए, तो उन सबको बाकायदे नंबर्स के साथ प्रूव किया गया कि हैंड वॉशिंग इज द बेस्ट थिंग जिससे कि आप बीमारियों को बचा सकते हैं, खास करके जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं। और उसमें टाइफाइड एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो बच्चों के डायरिया और उन सबको बचाने के लिए हैंड वॉशिंग के ऊपर लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और हैंड वॉशिंग के लिए कितनी मेहनत करी जाती है, कितना प्रमोट किया गया है कि साबुन पानी से हाथ धोइए। ये कोविड में जो लोगों ने एक आदत सीखी है हाथ धोने की या सैनिटाइज करने की, मेरे ख्याल से अगर हम इसकी एनालिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा कि वाटर बॉर्न डिजीजेज और जो भी इन्फेक्शन इस तरह से ट्रांसमिट हो रहे हैं वो फिर फीको ओरल रूट से, उनका नंबर बहुत कम हो गया होगा। और ये सब स्टडीज की चीजें हैं, पर हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से लोगों ने अपने हाथों को स्वच्छ रखने का एक अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है तो जरूर इन सब चीजों पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से मास्क लगाने से, हालांकि 100% लोगों ने मास्क नहीं लगाया, पर मास्क लगाने से जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं उनका बर्डन कम हुआ है। कुछ मिस भी हुई है, पर यह पक्का है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस पे फर्क पड़ा है, चाहे वो एलर्जी की वजह से रही हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस का स्प्रेड रहा हो या अदर वायरल इन्फेक्शन। तो हर प्रिवेंशन जो है वो सबसे अच्छी चीज है। तो हमें टाइफाइड के प्रिवेंशन के लिए सबसे बिल्कुल जरूरी सबसे अच्छी चीज यही है कि आपको साफ सफाई रखनी है, जो इससे पीड़ित मरीज है उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। दूरी का मतलब ये नहीं कि हम उसे बिल्कुल त्याग दें, लेकिन कम से कम एक इतना डिस्टेंस कि अगर हम उससे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम खुद हम एक बार सैनिटाइज अपने आप को जरूर करें। और मरीज भी अगर कोई चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है या वॉशरूम का जिस तरह से सर ने बताया इस्तेमाल कर रहा है, तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी साफ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा।
इन चीज़ों के जरिए हम बच सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन बच्चों को भी ऐसे मरीजों से दूर रखना है, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी वो इतनी पक्की नहीं हो पाती है कि वो इस तरह की बीमारियों या इस तरह के जो जीवाणु हैं उनके अटैक को झेल पाएं। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां आपको मिली हैं वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली हैं। और इसी तरह अगर कोई और भी आपको समस्याएं होती हैं तो आप हमारे कार्यक्रम पर रोज बने रहिए। हम रोज एक नई बीमारी, एक नए मर्ज को लेकर आते हैं और उसके बारे में यहाँ विश्लेषण करते हैं, जानते हैं किस तरह से ये बीमारियां फैलती हैं और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।